हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र के बारे में। लेज़र के डिस्कस करने से पहले हम उसके मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र, प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र और टाइप ऑफ लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र और उससे नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ लेज़र। टाइप ऑफ लेज़र में हम रूबी लेज़र, एनडी-आग लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, डाई लेज़र और N2 लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट लेज़र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले लेज़र होता क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म कहते हैं। लेज़र होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेज़र लाइट होती क्या है, लेज़र लाइट बिकेम हाई डायरेक्शनल होती है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है और हाई मोनोक्रोमेसिटी होती है और हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस होता है। जिसमें जबकि नॉर्मल लाइट क्या होती है, नॉर्मल लाइट होती है नॉन डायरेक्शनल, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। जैसे आपने अपने घरों में सिंपल लाइट के बल्ब होते हैं, वे नॉर्मल लाइट के उसमें आ जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं। ये पोलोक्रोमेटिक होती है और नॉन कोहेरेंस होती है। एप्लीकेशन ऑफ लेज़र क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ लेज़र ये इंडस्ट्री एरिया में यूज़ होती है, लेज़र कटिंग वगैरह में। और लेज़र की मेन एप्लीकेशन तो बारकोड रीडर में यूज़ होती है ये। इट इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर में यूज़ होती है, यूज्ड इन लेज़र ऑपरेशन में यूज़ होती है, यूज्ड इन लेज़र शो होते हैं जो आजकल म्यूज़िक शो वगैरह में भी लेज़र लाइट का यूज़ होता है, जैसे लेज़र शो होते हैं। इन 1900 मैक्स प्लैंक suggest that light consists of teeny packets of energy called photon। प्लैंक्स ने कहा था कि जो लाइट है वो एक कंसिस्ट करती है, मतलब टीनी पैकेट्स की उसमें कंसिस्ट करती है, जिसकी एनर्जी होती है hν। इन 1917 एल्बर्ट आइंस्टाइन गेव कंसेप्ट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। 1970 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंसेप्ट दिया था स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। पहली लेज़र किसने फैब्रिकेट करी थी, फर्स्ट लेज़र जो फैब्रिकेट करी थी वो डॉक्टर T.H. मैमन ने करी थी, जो कि रूबी लेज़र थी इन 1960 में। और इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र भी कहते हैं। पहले हम कुछ लेज़र से पढ़ने से पहले एक बार कुछ ये तीन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होते क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होती क्या है। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होती है, इसमें हम कंसीडर कर लेंगे, हम दो लेवल कंसीडर कर लेंगे, E1 E2। E1 को हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं और E2 को हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। ये हो गया बिफोर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर, और ये हो गया आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ये E1 हो गया लेवल, ये E2 लेवल हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। GS से डिनोट कर दिया था, एक्साइटेड स्टेट को ES से डिनोट कर दिया मैंने। पहले हम बिफोर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर ये स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन है। स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन में हमने क्या कंसीडर करा, लेट अस कंसीडर ए एटम विच इज इन लोअर स्टेट। लोअर स्टेट मतलब E1, हमने कंसीडर कर लिया एक एटम है E ये कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में, मतलब E1 स्टेट में है। इफ़ ए फोटोन ऑफ hν एनर्जी फॉल्स द एटम एब्जॉर्ब द एनर्जी। अगर हम इसमें एक hν एनर्जी को इस एटम पे फॉल करते हैं, देन ये जो एटम है ये एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू लोअर स्टेट E1 टू अपर स्टेट। इस करके मतलब जब ये एनर्जी को एटम एब्जॉर्ब कर लेगा hν एनर्जी को, देन ये क्या हो जाएगा, ये E1 स्टेट से आफ्टर एब्जॉर्प्शन एनर्जी कहाँ चला जाएगा, E2 स्टेट में। ये A स्टेट होगी तो ये स्टेट हो जाएगी A स्टार। इसमें यही है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है जो एटम यहाँ पर E2 स्टेट में गया है,
ये एटम यहाँ पर है जो E2 स्टेट में गया है आफ्टर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एटम प्रेजेंट इन E2 स्टेट, बट ये जो एटम है ना ये यहाँ पर सिर्फ 10⁻8 सेकेंड लाइफ टाइम तक ही प्रेजेंट हो सकता है। इसका मतलब जो एक्साइटेड स्टेट में है ना ये जो एटम, ये सिर्फ इतने ही सेकंड तक, इतनी ही लाइफ टाइम तक ये इस स्टेट में रह सकता है। इसके बाद वह वापस नीचे ग्राउंड स्टेट मतलब इवन स्टेट में आ जाएगा। इस लाइन में ऐसे लिखा है एटम प्रेजेंट इन E2 स्टेट, यहाँ पर एटम प्रेजेंट है स्टार E2 स्टेट में, इसमें लिखा है बट 10⁻⁻8 सेकेंड लाइफ टाइम प्रेजेंट इन E2 स्टेट, मतलब 10⁻8 सेकेंड ये यहाँ पर एटम इस E2 स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। आफ्टर द लाइफ टाइम द एटम फॉल्स E2 टू इवन स्टेट एंड एमिटेड ए फोटोन। इस लाइफ टाइम के बाद जो यहाँ पर जो ए स्टार एटम था, यहाँ पर जो ए स्टार एटम था वो फॉल हो जाएगा E2 से इवन स्टेट, मतलब अपर स्टेट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक। और ये एक hν एनर्जी, hν मतलब एमिटेड ए फोटोन, फोटोन hν एनर्जी को रिमूव करेगा। ठीक है, दिस एमिशन ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन निकला है ऑकर्स ऑन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब एकदम स्पॉन्टेनियसली, एकदम से एटम नीचे आया, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हुई है जिस कारण ये एनर्जी निकली है, और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये आगे लेज़र पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन होता क्या है। और जो मेन वर्क करता है लेज़र प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन पे ही वर्क करता है। ये क्या होता है, द एटम प्रेजेंट इन E2 स्टेट, हमें पता है एटम जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के कारण जो एटम वहाँ पर E2 स्टेट में चला गया था, वहन वी इंसिडेंट hν फोटोन एनर्जी, जब इस पर हम दोबारा से एक और क्या डालेंगे hν फोटोन एनर्जी डालेंगे, द एटम ए स्टार, जो ए स्टार एटम है कम्स टू E2 टू इवन स्टेट, दोबारा क्या चला जाएगा E2 से इवन स्टेट में चला जाएगा। देन अगेन ए फोटोन एमिटेड, एक और फोटोन निकलेगा जिसकी क्या होगी, जिसकी एनर्जी, डायरेक्शन और क्या कहते हैं उसकी मोनोक्रोमेसिटी और कोहेरेंस सारी इक्वल होएगी जो पहले वाली एनर्जी से। और ये एक प्रकार की जो एनर्जी है ये सारी सेम इक्वली ही निकलेगी। ये प्रोसेस अगर रिपीटेड होती गई ना तो ये सेम निकलेगी जिससे हमें सेम एनर्जी मिलेगी। दिस फोटोन हैव सेम डायरेक्शन, सेम तो डायरेक्शन होएगी इस फोटोन की, और वेवलेंथ भी सेम होगी एंड एनर्जी लाइक ए इंसिडेंट फोटोन। ये यहाँ पर ये जो बता रखा है इसकी डायरेक्शन भी, इसकी एनर्जी भी, इसकी वेवलेंथ भी सेम होएगी और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, लेज़र लाइट मिल जाएगी। ये सिर्फ ये कंसेप्ट है, इसके बिना हम लेज़र के बारे में जब आगे रूबी लेज़र, एंडियाग लेज़र पढ़ेंगे, इसके बिना ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होएगा तब तक वे लेज़र का डिस्कशन कंप्लीट नहीं होएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र एंड, इसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, इसका लेज़र का प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, या फिर मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र क्या होता है। 3 मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र होता है जिसमें होता है एक एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स और रेजोनेंट कैविटी। ये होते क्या है इसके लिए डिस्कस करेंगे हम। पहले एक्टिव मीडियम होता क्या है, मतलब पूरी लेज़र की जो प्रोसेस होएगी, रूबी लेज़र, एंडियाग लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र, N2 लेज़र, ये मतलब इनमें ये 3 मेन कंपोनेंट जब तक नहीं होएगा ना तो लेज़र प्रोसेस संभव ही नहीं हो सकती। मतलब एक्टिव मीडियम इम्पोर्टेंट है, उसमें पंपिंग सोर्स इम्पोर्टेंट है और एक रेजोनेंट कैविटी या ऑप्टिकल रेजोनेटर भी बोल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बिना लेज़र प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो पहले होता है इसके पहला होता है एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम क्या होता है, इट इज़ द मटेरियल इन विच लेज़र एक्शन टेक प्लेस। ये एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसके कारण लेज़र एक्शन टेक प्लेस होता है, मतलब लेज़र एक्शन होता है। दिस एक्टिव मीडियम में भी सॉलिड भी हो सकता है, सच एज ए रूबी लेज़र। हम रूबी लेज़र जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे वो रूबी लेज़र एक एक्टिव मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, मे बी इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक हीलियम एंड नियॉन गैसेज।
ये जो रूबी लेज़र होता है सॉलिड लेज़र होता है, इसको सॉलिड लेज़र भी बोलते हैं। रूबी लेज़र में जो मे बी मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस का मिक्सचर होता है। सेमीकंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूस लेज़र लाइट। सेमीकंडक्टर भी लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करता है। लाइक एग्जांपल गैलियम आर्सेनिक। लेज़र मीडियम आल्सो कॉल्ड एक्टिव मीडियम और गेन मीडियम। लेज़र मीडियम को हम एक्टिव मीडियम भी बोलते हैं और गेन मीडियम भी बोलते हैं। वो आगे मैं एक डिस्कस करेंगे हम इसमें। ये जो यहाँ पर ये डायग्राम है ये लेज़र का, ये एक प्रकार का एक एक्टिव मीडियम है। ये एक्टिव मीडियम की तरह काम करता है। जब आगे रूबी लेज़र वगैरह, एंटीआग लेज़र और आगे N2 लेज़र के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे उनमें एक्टिव मीडियम कैसे कैसे यूज़ किया हुआ है। मतलब किसी में मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकता है एक्टिव मीडियम, किसी में ओनली सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है एक्टिव मीडियम। ये एक्टिव मीडियम होएगा। पंपिंग सोर्स क्या होता है? इट एक्ट एज ए एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द गेन मीडियम। एक्टिव मीडियम इट एक्ट एज ए एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब ये एक्ट करता है एक एनर्जी ट्रांसफ़र की तरह। जैसे किसी को मतलब मान लिया एक्टिव मीडियम है, ये एक्टिव मीडियम इसके अंदर जो भी है, मान लो हीलियम नियॉन गैसेस कुछ भी है, परंतु ये काम नहीं करेगा जब तक इसमें क्या नहीं देंगे हम, पंपिंग सोर्स नहीं देंगे। एक्सटर्नल पंपिंग सोर्स मतलब एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे जब तक एक्टिव मीडियम भी काम नहीं करेगा। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द मीडियम प्रोड्यूसिंग एक्साइटेड स्टेट इन इट्स एटम। मतलब कहना क्या चाहता है इसमें क्या है? द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड इन द मीडियम, जो एनर्जी अब्जॉर्ब होएगी इस मीडियम के अंदर, प्रोड्यूसिंग एक्साइटेड स्टेट इन इट्स एटम। मतलब जो एक्टिव मीडियम में जब हम वो पंपिंग सोर्स के हेल्प से जो एनर्जी देंगे, तो जो एक्साइटेड हो उसमें जो ये एटम होएंगे ना एक्टिव मीडियम में, वे क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होएंगे तो हमें क्या मिलेगी? लेज़र मिलेगी। When number of atom in ground state is less than, कंसिडर क्या कर लेते हैं हम कंसिडर कर ले हैं दे आर टू स्टेट E1 एंड E2 स्टेट विच इज़ ग्राउंड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट है। ये मैं GS और ES मैंने एक्साइटेड स्टेट और GS मीन ग्राउंड स्टेट। हम क्या कंसिडर कर लेंगे? ये जो N1 है नंबर ऑफ एटम और N2 में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, मतलब N2 इज़ ग्रेटर देन N1। मतलब हम क्या कह सकते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? ग्राउंड स्टेट में। और अगर जब भी इसमें क्या लगेगा? व्हेन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इज़ लेस देन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब N2 इज़ ग्रेटर देन N1। जब नंबर ऑफ एटम N2 में ज़्यादा होएंगे एज कम्पेयर टू N1 में, देन पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। इसके वजह से क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव हो जाएगा हमें ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन से, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कोई एटम, वो दोबारा से स्टिमुलेटेड एकदम से नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में और हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी, Hμ एनर्जी मिल जाएगी फोटोन की। और दिस टाइप ऑफ पंपिंग मेथड यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एक्टिव मीडियम। इसने क्या बोला है? जो पंपिंग मेथड है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्टिव में। जैसा एक्टिव मीडियम होएगा हम वैसा ही पंपिंग सोर्स यूज करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक में एक जैसा ही पंपिंग सोर्स यूज़ होएगा। जैसे N2 लेज़र में अलग पंपिंग सोर्स यूज़ करेंगे हम, सेमीकंडक्टर लेज़र में अलग पंपिंग सोर्स यूज़ करेंगे, रूबी लेज़र में अलग पंपिंग सोर्स यूज़ होएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही पंपिंग सोर्स यूज़ होए। एक्टिव मीडियम जैसा होएगा वैसा हमने पंपिंग सोर्स यूज़ करना होगा। अब हम बताते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है। ये थर्ड कंपोनेंट है लास्ट इसका लेज़र का। इट इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ लेज़र। ये की कंपोनेंट ऑफ लेज़र होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। यहाँ पर ये है ये पंपिंग सोर्स की तरह काम कर रहा है।
जिसमें देखो ये N1 है, ये N2 जब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आइटम ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाएगा और ये पंपिंग सोर्स की तरह काम कर रहा है एक्टिव मीडियम पे। ये जब आगे जाके हम रूबी लेज़र और ND आग लेज़र और N2 लेज़र के बारे में पढ़ेंगे, तब आगे जाके आपको पता चलेगा कि उनमें पंपिंग सोर्स किस तरह काम करता है और एक्टिव मीडियम क्या लेते हैं हम, तब जाके ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होएगा। ये सिर्फ नॉर्मली मैं आपको डिस्कशन कर रही हूँ कि मेन कंपोनेंट लेज़र के ये 3 होते हैं जिनके बिना हम लेज़र को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये और अब हम क्या था, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर के बाद हम इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ मिरर। ये 2 अरेंजमेंट होती है 2 मिरर की, M1 और M2 की, जिसमें M1 मिरर होता है, पहला जो मिरर होता है वो टोटल रिफ्लेक्टिंग मिरर कहते हैं इसको। टोटल रिफ्लेक्टिंग मिरर मतलब इसमें से 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, इसमें से जितनी भी मतलब रेज आएगी वे 100% क्या हो जाएगी, वे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अनदर मिरर क्या होता है, वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, जिसमें 90% तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे और 10% क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट कर देगा वो लाइट को। ठीक है, बोथ मिरर वर्क एज ऑप्टिकल रेजोनेटर, और ये दोनों मिरर ऑप्टिकल रेजोनेटर की तरह वर्क करते हैं। ये एक्टिव मीडियम की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पर हम पंपिंग सोर्स लगाएंगे कुछ भी, और यहाँ पर ये 2 मिरर M1 और M2, और यहाँ से जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होएगी, तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा है। कल हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे कल, प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ लेज़र में रूबी लेज़र के बारे में डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।